सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Well, as far as People's Party versus PMLN is concerned, मैंने कई मरतबा ये वाली बात की थी कि अगर 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाती है तो बिलावल साहब में ओनली बी द कंटेंडर फॉर प्राइम मिनिस्टर स्लॉट। ये मैंने आप लोगों के साथ कई दफा बात की और ये बहुत बावसूख इतलात पर बात मबनी थी कि बिलावल साहब जो वो तमाम तर तगोदौ कर रहे थे तरमीम के लिए, वो उसके पीछे एक ये भी रीजन था कि उनको ये कहीं से अश्योरेंस थी कि अगर आप ये करवा लेते हैं काम तो आप पीएम भी हो सकते हैं कल को, और पीएमएलएन को जो है वो हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन अब वो चीज उस तरह से हुई नहीं, चूंकि 26वीं आईनी तरमीम में वो चीजें हुई नहीं जो कि एक्चुअली ये पूरा मुसव्वदा इन इट्स रियल शेप था। जैसे मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा, तो वो चूंकि चीज हुई नहीं तो इस वजह से वो दूसरी चीज भी जो उससे मुंसलिक करके या मंसूब करके की जा रही थी बिलावल साहब के हवाले से, वो भी फिर उस तरह से नहीं हो पाई या नहीं हुई। तो नॉनदलेस अब बेसिकली बात ये है कि ये तमाम तर जो कॉन्टेक्स्ट है, बिलावल साहब ऑब्वियसली और पीपल्स पार्टी अपना, इनके जो एक पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी एक पोजीशन तो है ही जो कि बहरहाल मौजूद है, और पीपल्स पार्टी ने तो बहुत बरमला तौर पर उसका इजहार किया है डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी उसका कई मौके ऐसे रहे हैं जिसपे वो खुल के इस बात का इजहार ख्याल करते रहे। बल्कि एक और रीजन ये है कि इसके ऊपर वैसे बात कम होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की पंजाब को लेकर, पंजाब की गवर्नेंस और पंजाब के कई मामलात को लेकर, पंजाब में पावर शेयरिंग को लेकर भी कई मामलात ऐसे हैं जिसमें ये दोनों जमातें जो हैं वो खासी एक दूसरे के आमने सामने नजर आती हैं। बल्कि अभी हुकूमत में होते हुए भी जो वजीर इत्तलात है पंजाब की, अजमा बुखारी, उन्होंने थोड़े रोज पहले भी ये बयान दिया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की बी टीम बनने की कोशिश कर रही है। तो कई दफा ये चीजें हो चुकी हैं, और एक जलसा भी था जो कि पीपल्स पार्टी करना चाहती थी पंजाब में, और वो करने की उनको इजाजत नहीं दी गई थी, अपने ही इत्तेहादियों को इजाजत से मना किया गया था। और जो पॉलिटिकल स्पेस है पीपल्स पार्टी के लिए, जो कि उन्होंने हमेशा डिमांड की है कि पीएमएलएन हमें पॉलिटिकल स्पेस दे पंजाब में, वो स्पेस भी उनको डिनाई की जा रही है। तो एक प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल इन पैराडाइज। इन दोनों इत्तेहादियों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, और बिल्कुल जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनको लेकर भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं कोई नई नहीं है कि सिर्फ इस मामले पे, इस मुद्दे पे आ गई हैं। इसके अलावा भी आपको याद होगा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जब खत्म की जा रही थी तो उसके जो एम्प्लॉयज का एहतजाज था उसमें बाकायदा पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नफीसा शाह और इस तरह के लोग, आगा रफीउल्लाह, ये बाकायदा उनके एहतजाज में शरीक होते रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो ये सारी बातें अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं। ये आज के प्रॉब्लम्स नहीं है जो कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में है, ये डे वन से एग्जिस्ट करते हैं। और बिल्कुल ये बात सही है कि अब जुडिशल कमीशन मेंबरान के ऊपर भी हर दोनों जमातों के अपने अपने ओपिनियंस हैं जो सामने आ रहे हैं। पीएमएलएन फिर इसमें इस बात का भी एज ले रहे हैं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस पीएमएलएन ने खासे अच्छे से जीत लिए हैं और उस पर पीटीआई को सुबकी का सामना हुआ है। तो इस बात के ऊपर भी जो है वो पीएमएलएन चाहते हैं कि उनको, उनकी बात को, या उनके जो मेंबरान उनकी तरफ के हैं उनको ज्यादा वेटेज दी जाए, क्योंकि जाहिर है फिर वो बार के साथ भी एक उनके लिंकेजेस वगैरह बेहतर होंगे उस वजह से। सो लेट्स सी अब इसमें क्या बनता है। लेकिन कहने की बात यह है कि अल्टीमेटली इन दोनों जमातों को, वेदर दे लाइक इट और नॉट, फाइनल बात क्या है, कल्मिनेटिंग बात इस पूरी मुद्दे पे ये आ जाती है कि इन दोनों जमातों ने जो भी हो, फिलहाल इन्होंने साथ ही चलना है और साथ ही रहना है। और जब भी इनके दरमियान किसी बात को लेकर चिपकलिश बढ़ जाती है ना, तो हमेशा दोनों जमातों की लीडरशिप ये बात करती है कि भाई जो भी है इसको आप हल करें, इस मामले को खत्म करें, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि अभी हम लोगों ने फॉर नियर फ्यूचर, फॉर टाइम्स टू कम, हम लोगों ने साथ ही चलना है, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो। देखें, बिल्कुल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तो बहुत दिलचस्प एक मोड़ इख्तियार कर चुकी है, और मैं समझती हूँ बड़ी एम्बैरेसिंग बात है कि कहा इन्होंने 85 बिलियन मांगे थे कि कम अज कम मिनिमम जो बिड थी वो 85 की वो कह रहे थे हमें एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बरक्स 10 बिलियन, मतलब तकरीबन आप समझें 8 गुना की या 9 गुना की डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बिड मौसूल हुई है, वो 10 बिलियन की है, और वो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की तरफ से है। तो आई थिंक ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। भारतीय एयरलाइन ऑन द कॉन्ट्ररी वो टाटा ग्रुप ने खरीदी थी, और वो कहां से कहां पहुंच गई है ये हमारे अपना आंखों देखा हाल है। बहरहाल देखिए, रीवैम्पिंग की बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि पीआईए में
जो कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे गुलाम सरवर साहब ने, अब तो वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो मुतलका वजीर थे तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे। उसके ऊपर बहुत शदीद एहतजाज किया गया था कि जी ये आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं और ये आपने किसी बरतानवी एयरलाइन को आपने फायदा देने के लिए वाली बात की है। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल सच्चाई से एक दूर दूर एक बात थी ये। और जो उन्होंने बहरहाल उस वक्त उन्होंने एतराजात उठाए थे, उस वक्त भी बैक इन द डे भी मैंने उनके एतराजात की हिमायत की थी कि उन्होंने ठीक निशानदेही की है बहुत कुछ सख्त तरीन इश्यूज की और प्रॉब्लम्स की। और अभी भी मैं ये कहती हूँ कि उनकी निशानदेही जो थी वो बिल्कुल ऑन द डॉट थी, ठीक निशानदेही की थी उन्होंने, जिसकी वजह से उनको बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया था। आई होप कि उस वक्त जो तनकीद करने वाले थे, अब तो चूंकि वो खुद लोग हुकूमत में विराजमान है, वही तमाम जमातें हैं, अब उनको खुद लग पता रहा होगा कि जब वो देख रहे हैं कि वाकई प्राइवेट सेक्टर को कितना इंटरेस्ट है आपकी एयरलाइन में, जिसके ऊपर आप कहते थे नहीं आपने इसके बात कैसे कर दी आपने इनके एम्प्लॉइज के खिलाफ और इनके लोगों के खिलाफ, आपकी जुर्रत कैसे हुई। तो अब इनको लग पता रहा होगा कि वाकई ये वक़्त थी उस वक्त भी इसकी। तो खैर क्या कहें, देर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। और एक और दिलचस्प बात इसमें ये जुड़ गई है कि अब केपी की हुकूमत ने बाकायदा खत लिख दिया है कि भाई हम इससे ज्यादा बिड देने को तैयार हैं और आप चाहें तो आप हमसे ये एयरलाइन हम आपसे खरीद लेते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प मोड़ हो जाएगा क्योंकि एक तरफ जो है वो केपी की हुकूमत कहती है कि हम लोग तो यलगार करने वाले हैं इमरान खान साहब के लिए और हम इस दफा कुछ नताइज निकालेंगे, हम लोग इस दफा ऐसा एहतजाज हम करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बेतहाशा तनकीद हो रही है पीटीआई पे कि आप लोग तो एहतजाज, आपकी बातें ज्यादा हैं और तिलों में कोई तेल नहीं है और बातें ही हैं आपकी सारी, एहतजाज की सारी ख्याली पुलाव है आपका, बाकी ऑन ग्राउंड यू आर जीरो। तो ये बहुत शदीद तनकीद हो रही है और खास तौर पे पीटीआई गवर्नमेंट जो केपी की है वहां पर ज्यादा हो रही है जब से गंडापुर साहब जो है वो मशकूक तौर पर 12 अजला फलांगते फलांगते पेशावर पहुंचे, तब से तनकीद ज्यादा हो रही है। मैंने बहरहाल पहले भी एक बात की थी, वो मैं अभी भी करूंगी कि गंडापुर साहब स्टिल रिमेन्स अ लॉयलिस्ट टू इमरान खान। तनकीद उनकी जो हो रही है उनपे वो अपनी जगह है। तो बहरहाल उसके भी अपने पांव है तनकीद के, ये नहीं कह सकते कि कच्चे पांव पे तनकीद हो रही है। तो बात ये है कि अब दिलचस्प बात है कि एक तरफ यलगार जो है वो करने की बातें हो रही हैं कि केपी गवर्नमेंट जो है या केपी हुकूमत वो यलगार करेगी वफाक पे, और गंडापुर साहब ने कहा है कि अब हम लोगों को कह के निकलेंगे कि जी आप हमारे जनाजे पढ़ लें। तो डू और डाई सिचुएशन पे वो लोग आ गए और वही गवर्नमेंट अब कह रही है हम जी नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम पीआईए को खरीदना चाहते हैं। तो बहुत दो जमीन आसमान की बातें हैं, बहुत खुला तजाद है जो कि दोनों बातों में मिलता है। बहरहाल ये बहुत दिलचस्प सिचुएशन है और इसलिए भी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जो मुतलका वजीर है प्राइवेटाइजेशन की वो अलीम खान साहब है। आपको पता है पीटीआई से उनका एक डायरेक्ट रिफ्ट है क्योंकि आईपीपी के वो सरबराह हैं और सब कुछ है और एक तरह से वो तो उन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने मुनहरिफ होने का उन्होंने जो एक अलम बुलंद किया था जो भी था तो वो उन्होंने किया था। तो अब उन्हीं वजीर को मजे की बात है कि उसी पीटीआई गवर्नमेंट ने खत लिखा है, एक तरह से उनको एम्बेरस भी करना चाह रहे हैं कि भाई आपकी तो कोई हैसियत नहीं है और आपकी जो एयरलाइन है जो आप बेचना चाह रहे हैं उसकी तो एक्चुअली हमें बड़ा अफसोस हुआ देख के कि ये वक़्त है, तो इसलिए चले हम आपको फेवर देते हैं, हम आपको बेल आउट करते हैं और हम आपको बचाते हैं। तो बस आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। लेकिन जो पीआईए की हालत जार है ये तो सियासी बात हो गई, लेकिन जो रियलिस्टिक उसकी सिचुएशन है नेशनल फ्लैग कैरियर की वो बहुत ही मायूस कुन है। और अब मैं दोबारा वही कहूंगी कि अब शायद तनकीद करने वाली जमातों को बिल्कुल एहसास होता होगा कि वो जो उस वक्त गुलाम सरवर ने कोई बातें की थी, मैं आई एम नॉट अ गुलाम सरवर फैन, मुझे उनसे कोई किसी तरह की हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो बात है मेरिट पे अगर देखा जाए तो उन बातों में बहरहाल बहुत सदाकत मौजूद थी। जी अमरीकी सदारती इलेक्शन तो वैसे हर दफा यही है कि वो लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान पे कोई वो अमल दखल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में माइलेज के लिए तमाम सियासी जमातें अपना एग्जिस्टेंस बहुत मंसूब करती हैं अमरीकी इलेक्शन से या वहां पर जो भी पावर होती है। और पीटीआई वाले तो खैर खुल के अभी नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो खान साहब ना सिर्फ रिहा हो जाएंगे बल्कि उनकी हुकूमत भी जो है पाकिस्तान में बहाल हो जाएगी। ये बातें सच्चाई से कितना करीब है कितना दूर है, ऑल्दो ये कि एक साजिद तारड़ साहब जो हैं जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे एक मुलाकात मेरी भी अभी हुई है व्हाइल ही वाज इन पाकिस्तान। तो ऑल्दो ये कि उनकी जो बात है वो ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा वो मुख्तलिफ बात करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत इंप्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं।
बट मैं उनसे इख्तिलाफ रखती हूँ इस बात पे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खान साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं। बल्कि वो अगर आते हैं तो जाहिर है उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है खान साहब के लिए वो होगा, और वो पहले भी रहा है। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं जब वो उनसे मिलके आए थे कि मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। और ये बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ उस वक्त हुई और खत्म हो गई, ये बातें आगे कैरी ऑन हुई हैं। और वाकई दोनों जो लीडरान हैं, आपने देखा होगा कई दफा पहले भी कही जाती थी ये बात जब ट्रंप नए नए आए थे बतौर सदर, कि उनकी पर्सनैलिटी और खान साहब की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है, और दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, पॉपुलिज्म ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। तो ये बात सही भी है, ऐसा नहीं है कि वो बात हुई और खत्म हो गई। अभी भी एज वी स्पीक यही सिनेरियो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बिल्कुल लाइकिंग और उनकी जो इंक्लिनेशन है वो पीटीआई की तरफ है, और अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वही चीज रहेगी। वैसे बहरहाल टफ कॉन्टेस्ट है दोनों के दरमियान, लेकिन आई डू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप हैज अ प्रेसिडेंस, उनको फोकियत हासिल होगी डेमोक्रेट्स के मुकाबले में। और पिछले दिनों एक यूएस एम्बेसी में भी एक मुलाकात हुई सहाफियों की, जहां पर मैं भी मौजूद थी, तो वहां पर भी इन उमूर पे तबादला ख्याल हुआ। बहरहाल वहां पर यही इंप्रेशन एक आया कि उनकी तरफ से यही कहा गया कि जी हमारी तरफ से बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन है, और हमें ऑब्वियसली लगता है कि कैमला हैरिस जो है वो लीड करेंगी, ज्यादा बेहतर कम मार्जिन होगा लेकिन वो फिर भी लीड करेंगी ट्रंप से। ऑब्वियसली एक उनकी रीजन ये भी होगी ना, क्योंकि वहां पर भी जो अभी ब्यूरोक्रेसी है अमेरिका में वो प्रो डेमोक्रेट है ऑब्वियसली, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, जिसकी हुकूमत होती है उसी की ब्यूरोक्रेसी लाइक माइंडेड होती है। अभी वहां पर भी यही सिनेरियो है, तो मे बी द रीजन कि जिस वजह से वो कह रहे हैं कि कैमला विल स्टिल लीड ओवर ट्रंप। बट मेरा अपना एनालिसिस इस हवाले से यही है कि वहां जो एक हवा है वो बहरहाल रिपब्लिकन्स की इस वक्त एज वी स्पीक ज्यादा है, और उनको थोड़ा सिंपथी फैक्टर जो कि हर तरह की सियासत में प्रिवेल करता है, उनको एक सिंपथी फैक्टर भी मिल रहा है कि जो कैपिटल हिल हमला और फिर जो उसकी वजह से जो भी कार्रवाई वगैरह हुई, रिपब्लिकन्स अपना कह रहे हैं कि हमने उसकी वजह से बहुत कुछ फेस किया है, तो वो एक सिंपथी फैक्टर भी उनके साथ नॉनदलेस अटैच्ड है। तो एनीवे इसके बारे में बात जरूर होनी भी चाहिए और होगी भी, और ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ, एक दिलचस्प बात इस हवाले से ये थी कि जब वो मुलाकात हुई, जो यूएस एम्बेसी में जो मुलाकात थी उसका हवाला था, और वहां पर आपको पता है सारे प्रो डेमोक्रेट ही वहां पर जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी और उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी में वो वही सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो उनसे ये सवाल बहरहाल मैंने तो जरूर किया कि ये जो 62 आपके डेमोक्रेट्स ने खत लिखा है इमरान खान साहब के हक में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो उस पर उनका बहरहाल यही कहना था कि देखिए ये हर किसी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और चूंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं हमारे, तो और बिल्कुल आप समझिए हुकूमत की अलविदा से पहले पहले उन्होंने इस तरह का खत लिख दिया, जिसका मतलब वो तो यही लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनकी रीडिंग यही है कि इसका नंबर 1 एक तो जो उनकी पॉलिसी है पेंटागन या स्टेट लेवल पॉलिसी, उससे इसकी कोई मुमासलत नहीं है कि भाई अगर उन्होंने खत लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमरीकी पॉलिसी है वो भी इमरान खान साहब के लिए वो है। एक तो नंबर 1 उन्होंने ये बात की, और नंबर 2 उन्होंने जो रीजन बताया वो उन्होंने कहा कि देखें एक जो वहां वोट है, बहरहाल जो साउथ एशियन वोट है, साउथ एशियन मैं कह रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तानी एक्सपैट का वोट या इंडियन जो वहां एनआरआईज है उनका वोट, नहीं, मैं साउथ एशिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात कही गई कि जो साउथ एशियन वोट है उन्होंने कहा वो टिल्ट करता है वो इमरान खान साहब के हक में। तो वो थोड़ा अपनी तरफ करने के लिए ये जो उनके लीडरान हैं 62, उन्होंने ये एक खत लिखा, ताकि ये कि जो साउथ एशियन वोट है जिसमें भारतीय वोट भी शामिल है और जो पाकिस्तानी वोट है वो भी शामिल है, और वो कहते हैं वो सारा जो उनका ये जो डायस्पोरा है दोनों ममालिक का, ये है प्रो इमरान खान। तो इसको बेसिकली अपनी तरफ करने के लिए बिल्कुल इलेक्शंस जब सर पे हैं तब इस वजह से ये जो है ये उन्होंने एक पॉलिटिकल एक अपनी तरफ से उन्होंने स्टंट किया है। तो आई डोंट नो इसका लार्जर दिनों में क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन जो मुझे वहां से एटलीस्ट इस हवाले से जो एक नैरेटिव मौसूल हुआ उस एम्बेसी में उस इंटरेक्शन से, वो बहरहाल यही था जो मैं आपके सामने मैंने कहा मैं जरूर ये वाली बात रखूं। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने तो शायद आई थिंक पहले ही कहा था आपसे ही बात करते हुए एक वीलॉग में कि ये तो पीटीआई वाले लोग हमें खुद भी कहते हैं कि भाई मौलाना साहब तो जिस रोज हमारा साथ छोड़ेंगे उस दिन से वो हमारे लिए मौलाना से हटकर फौरन डीजल हो जाएंगे। तो ये तो मेरी बहुत पुरानी आपके साथ एक
की हुई गुफ्तगू है, जो कि मैंने इन्हीं के लीडरान से और इनके जो लोग हैं पीटीआई के, उनसे बात करके जो मैंने पहुंचाई थी। अफसोस की बात है वैसे कि अब अगर दोबारा ये वाली रविश सामने आ रही है तो बेसिकली बात ये देखें, मौलाना साहब या उनकी पार्टी का भी जो मौक़िफ़ है वो फिर उसको भी उतना ही खातिर गुफ्तगू रखना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि वो ऑपोजिशन में है और अभी पीटीआई शुक्र करें कि अगर उनके साथ इस वक्त इन हालात में कोई बंदा ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए जब पीडीएम वगैरह थी, वो जमातें थी सारी, तब तो ऐसा था जिसको खान साहब खुद भी कहते थे बतौर वजीर आजम कि मेरे अलावा सारी पार्टियां एक तरह से जो हैं वो ऑपोजिशन में आ गई हैं और ये सारे इकट्ठे हो गए। उनके साथ जो उनके एलाइज थे, अलावा उनके अक्सर और बेशतर जो पार्लियामेंट की पार्टीज थी वो सारी ऑपोजिशन में थी। बट अब क्या है, अब सिवाय पीटीआई के और दूसरा कोई कोई प्रोमिनेंट पार्टी है ही नहीं जो कि ऑपोजिशन में बैठी हो। तो बात यह है कि ये चीज भी इनको पता होनी चाहिए कि अगर मौलाना साहब बार बार फिर भी कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन का हिस्सा हूं और मैं ऑपोजिशन में हूं, तो पीटीआई को बतौर ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन को लीड कर रही है एक तरह से पीटीआई, क्योंकि ये वाहिद एक जमात है जो कि इतने लार्ज नंबर में ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठी हुई है। तो इनको तो वेलकम करना चाहिए कि अगर मौलाना साहब ऑपोजिशन में है। मुझे नहीं पता कि गंडापुर साहब क्यों इस तरह की चीज, ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से खुद अपनी जो अपोजिशन है या अपना जो इत्तेहाद है, एक अलायंस है, उसको कमजोर करने वाली बातें हैं। ये तो अलायंस को कमजोर करने वाली बात हुई ना, कि अगर एक बंदा आपके साथ है, आप फिर भी उसके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। वो खुद कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मैं अपोजिशन के साथ हूं, आप कह रहे हैं नहीं भाई हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप यू टर्न ले लेते हैं। तो आई थिंक ये अपने इत्तेहाद को अस खुद नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि अगर गंडापुर साहब ने जो है वो मौलाना साहब के हवाले से तनकीद करना शुरू कर दी है तो अपना इत्तेहाद ये लोग खुद खराब कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना साहब के इतराफ की जो बात है वो ज्यादा मैं समझती हूँ कि हकीकत पर मबनी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जितनी भी मुशावरत हुई थी, तमाम तर मुशावरत, बल्कि जो हुकूमत के भी सुलझे हुए लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि आपको किसने कहा कि हमने पीटीआई को एंगेज नहीं किया था 26वीं तरमीम पे। पीटीआई तो इस पूरी चीज में शामिल गुफ्तगू थी, और डायरेक्टली भी थी और इनडायरेक्टली भी थी, थ्रू मौलाना साहब, क्योंकि मौलाना साहब को हम जो बात कहते थे वो फौरी तौर पर उसको पीटीआई के पास ले जाते थे और फिर उसको वहां से वेट करके और उसको अप्रूव करके लाया जाता था। तो मौलाना साहब ने अपना जो उनको एक लूप में रखने का रोल था वो उन्होंने बिल्कुल अदा किया। अगर उसके बरक्स कोई चीजें हो गई जिसके ऊपर मौलाना साहब ने जो है वो वोट दिया और उनको लगता है कि ये चीज उसके बरक्स हो गई है, तो कई सारी वो चीजें हैं जो कि मौलाना साहब कहते हैं कि इससे ज्यादा जो है वो हुकूमत करना चाह रही थी, और ये तो एविडेंट है कि वो करना चाह रही थी, क्योंकि हुकूमत अभी भी कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से हमारा दिल नहीं भरा, हम 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम लाना चाहते हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि 26वीं में जो जो चीजें हुकूमत ने अपने लिए सोची हुई थी कि हम ये कर जाएंगे वो नहीं कर पाए। तो यानी कि सेटबैक तो हुकूमत भी समझती है कि उनको हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वो सेटबैक अगर हुआ है तो वो हुआ ही उनको मौलाना साहब की एक इंटरवेंशन की वजह से है, कि जिसकी वजह से उनको हुकूमत को सेटबैक हुआ है अपने तमाम तर मोटिव्स पर जो कि वो इसके थ्रू अचीव करना चाहते थे। अब जो सेटबैक जिसको हुआ है वो इस बात का जो है वो एक तरह से गम नहीं मना रहे। हाँ, ये है कि कोई मौलाना साहब ने चढ़ जाने और मर जाने की बुनियाद पर जो है वो हिकमत अमली नहीं की, वो उन्होंने इस बुनियाद पर की कि थोड़ा सा उन्होंने खुश असलूबी से तमाम तर मामले को वो लेके चले। तो बात ये सही है कि मौलाना साहब के पास जो भी चीज आती थी बतौर ड्राफ्ट वो शेयर करते थे पीटीआई के साथ। मैं साथ साथ ये जरूर फिर कहना चाहती हूँ पीटीआई की तरफ की बात कि उनके साथ भी इस हद तक जरूर एक गलत चीज हुई है, एक नारवा सलूक हुआ है कि उनके जो फाउंडर हैं यानी खान साहब, उनसे उनको मुशावरत नहीं करने दी जा रही थी। और जैसी तरमीम खत्म हो गई तो वो जो मुलाकातों पर पाबंदी थी अडियाला जेल में वो अचानक से उठ भी गई, जो सिक्योरिटी खदशात थे वो भी खत्म हो गए और अडियाला में जो है वो पाबंदी भी खत्म हो गई। और ये एक बड़ी अहम बात है कि ठीक है, उनको डेडलॉक कहाँ आता था, उनको डेडलॉक तब आता था जब उनके पास कोई मुशावरत के लिए चीज लाई जाती थी, कोई मुसविदा आता था और वो जब कहते थे कि भाई हम खुद से कैसे आपको बता दें। बैरिस्टर गौहर के हवाले से हुकूमत ने कई दफा ये कोशिश की एक इंप्रेशन देने की कि वो इमरान खान साहब को डिच कर रहे हैं या डिसीव कर रहे हैं, जबकि हकीकतन ये बिल्कुल गलत बात थी। बैरिस्टर गौहर हमेशा खान साहब के ही साथ थे और उन्होंने हर दफा ये बात की जब भी उनके सामने कोई प्रपोजल आता था किसी भी तरमीम को लेके, तो वो कहते थे भाई हम पहले कंसल्ट करेंगे खान साहब से, तब हम आपको अपनी हतमी राय देंगे। लेकिन चूंकि उनको वो कंसल्टेशन के लिए मौका फराम नहीं किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से, इस वजह से फिर उन्होंने कभी कोई हतमी राय दी ही नहीं। तो ये बात जो है ये हुकूमत की तरफ की ठीक नहीं है कि जब भी वो कहते थे कि बैरिस्टर गौहर तो खुद चेयरमैन है और वो खुद फैसला करें और वो हमारे साथ बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। तो ये जो एक इंप्रेशन था ये हुकूमत ने
मैं समझती हूँ मे बी इन माई ओन असेसमेंट शायद पीटीआई के रैंक्स में थोड़ा उन्होंने उथल पुथल मचाने के लिए किया कि भाई आपके तो बैरिस्टर गौहर जो है वो हमारे साथ आकर मिल गए। ये बिल्कुल ऐसा था नहीं, ये बिल्कुल गलत बात थी। बट नंदलेस मौलाना साहब के ऊपर भी जो इल्जाम तराशी पीटीआई की तरफ से की जा रही है वो भी गलत है, क्योंकि मौलाना ने बहरहाल कई चीजों को इस पूरी तरमीम में से, आईनी तरमीम में से निकलवाया है। और ये उनका बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है उनकी, जो उन्होंने बतौर ऑपोजिशन हासिल की है। और पीटीआई मौलाना साहब के खिलाफ बयानात अगर दे रही है तो अपने इत्तेहाद को खुद कमजोर कर रही है। एक बंदा खुद कह रहा है मैं ऑपोजिशन में हूं, आप उसके खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब अगर वो अपनी पार्टी की सेहत अच्छी चाहते हैं तो मुझे लगता है उनको इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए।